नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और शिक्षक भर्ती में गणित में शिक्षक वर्ग 2 के लिए विषय वार सिलेबस भी जारी हो गया है। तो इसकी तैयारी हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। कई सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, कई टॉपिक बचे भी हैं जिनको हम कर रहे हैं अभी हमारी लाइव क्लासेस में। और इसके अलावा साथ ही में एक अभ्यास बैच भी चालू कर दी गई है जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं, उन्हें बनाने का तरीका कैसा होगा, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और एक टेस्ट सीरीज भी उस अभ्यास बैच के साथ चालू है। तो इस सारे सिलेबस में परीक्षा की संपूर्ण सिलेबस का विवरण मैं दूंगा इस क्लास में। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या ट्रिक्स हैं, स्पेशली जो अलजेब्रा या बीजगणित पे आधारित है वो चीजें देखेंगे। और प्रैक्टिस आपको किस तरह के प्रश्नों के साथ करनी चाहिए, किस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना या उसके आने की चांसेस ज्यादा होंगे, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और अलजेब्रा मतलब कि बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस क्लास में लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो विषयवार सिलेबस जारी किया गया है उसमें कुल 100 अंक का ये परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि गणित का जो अंक होगा वो तकरीबन 50 अंक गणित पे होने वाला है। अब इन 50 अंकों का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, देखते हैं। तो सबसे पहले अंक गणित और बीज गणित और आखिरी में सांख्यिकी, ये तीनों सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है। 10 और ये 10 मतलब कि 30 नंबर कुल मिला के इस पे आधारित रहेगा। इसके अलावा त्रिकोणमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति और गणित का इतिहास, इन सभी का वेटेज जो है 5-5 अंकों का रहने वाला है। तो कुल मिला के ये 50 अंक जो है ये गणित के हो गए। इसके अलावा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा एवं सामान्य विज्ञान, इनको मिला के बाकी 50 मतलब कुल 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। अब आते हैं इस चीज पे कि ये जो गणित वाला भाग है जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं उसका कैसे क्लासिफिकेशन है, मतलब हर एक टॉपिक का डिटेल देखते हैं। तो गणित के इतिहास के अंदर भारतीय गणितज्ञ, उनका कृतित्व, वैदिक गणित, गणितीय विचार किस तरीके से विकसित हो, मतलब मेन जो ये 5 नंबर है इसमें मेन उद्देश्य है कि भाई बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाए और भारत में गणित का इतिहास कैसा रहा, भारत के कई महान गणितज्ञ कौन कौन रहे और कैसे गणित को सीखना और सिखाना चाहिए। तो ये लगभग 5 नंबर का वेटेज। फिर जो सबसे ज्यादा 10 नंबर का जो वेटेज है अंक गणित या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पे, वो क्या है। तो इसमें संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी संक्रियाएं हो गई, भाज्य अभाज्य संख्या हो गई, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि प्रतिशत, ये सारा का सारा सिलेबस है जो ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब बहुत ज्यादा क्लासेस की जरूरत है। इसमें कई टॉपिक हैं जो अभी हम करने वाले हैं, जैसे कि सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, ये सारे टॉपिक अभी हमारी आने वाली क्लासेस में बचे हुए हैं आने के कवर करने के लिए। बाकी कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आते बीज गणित, इसका भी 10 अंक का वेटेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें देखो पहले तो बीज गणित में बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, द्विघातीय समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा का सारा। इसके अलावा समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हलात्मक श्रेणी, ये सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका भी वेटेज 10 नंबर का। त्रिकोणमिति थोड़ा सा मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को, इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी YouTube पे आप लोगों को मिल जाएंगी जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उसको देख सकते हो कि किस तरह के प्रश्न इसमें हम कर रहे हैं। इसका वेटेज हालांकि 5 नंबर का है, 5 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्यामिति हो गया, ज्यामिति में रेखा हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, ये सारा टॉपिक हो गया। तो लगभग बहुत सारे प्रश्न इसमें भी आधारित हमने कर लिए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यामिति और त्रिकोणमिति की जो क्लास के बाहर से
कोई प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। लगभग पूरी की पूरी चीजें हमने इसमें कवर अप कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके अलावा समतलीय क्षेत्रमिति आ गया, क्षेत्रमिति के अंदर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, आयत का, समांतर, ये सारा का सारा क्षेत्रफल हो गया और उससे संबंधित मतलब सिर्फ समतली नहीं, त्रिविमीय आकृतियां भी, मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स भी, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, शंकु हो गया, गोला हो गया, मतलब कि स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीजें। इनका वेटेज भी 5 अंक का है। सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, इसका काफी वेटेज है, मतलब इसमें की संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसके अलावा उनका आलेखीय रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ये सारी चीजें। इसमें पाई चार्ट है, इसको हम एक बार डिस्कस करने वाले, ये वाली चीजें बच गई हैं। इसके अलावा समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, मतलब मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें तो हमने कर ली है। तो कुछ एक टॉपिक हम सांख्यिकी में और करेंगे, चूंकि इसका वेटेज भी काफी ज्यादा हो गया, तो थोड़ा रिविजन में इसको और एम्फसाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभ्यास बैच में हम उन सारे टॉपिक को और अच्छे से स्टडी करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, जिनका वेटेज बढ़ चुका है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो ये सारे जो प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे, ये लगभग वो प्रश्न है जो अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं वर्ग 2 के लिए पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको सामने जो दिख रहा है, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे का मान क्या होगा, इस पूरे को हल कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो अलजेब्रा मतलब कि बीज गणित पे ही आधारित ये प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये प्रश्न कैसे बनने वाला है। देखिए, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, वो इस तरह की होती है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3। इसका मान जो है वो 3abc के बराबर होता है, लेकिन कब? ये सिर्फ तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो हम सीधे तौर पे इसे लिख सकते हैं। अब यदि आप इसे a माने, यदि आप इसे पूरे को b माने, इस पूरे को c माने, तो यदि इसको मैं a b c मानता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो भाई a की जगह पे आ गया x माइनस वाई, b की जगह पे आ गया y माइनस जेड, c की जगह पे आ गया z माइनस एक्स। तीनों को यदि जोड़ा जाएगा तो प्लस y माइनस वाई प्लस x माइनस एक्स प्लस z माइनस जेड कट जाएगा, तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये a की घात 3 है, b की घात 3 है, c की घात 3 है, और a प्लस बी प्लस सी करने पे 0 मिल रहा है। तो मैं इस पूरे को 3 गुणा abc लिख सकता हूं। मतलब कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 3 गुणा a का मान हो गया x माइनस वाई, b का मान हो गया y माइनस जेड, c का मान हो गया z माइनस एक्स। सीधे सीधे इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है इस बीजगणितीय आइडेंटिटी के कारण। और बटे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 9 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब देखिए साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि यहां पर ये x माइनस वाई इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो क्या बच गया यहां पर? 3/9। 3/9 मतलब कि 1/3। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी 1/3। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड में आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं, तो ये 2 से 3 मिनट का समय भी ले सकता है ये प्रश्न। तो क्या ये पहला प्रश्न क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने, ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों पे आधारित ये प्रश्न है। यहां पर क्या दिया है? 217x प्लस 131y का मान 913 मतलब 913 है, और वहीं 131x प्लस 217y का मान 827 है। आपको यहां पर x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। सिर्फ एक लाइन में इसका उत्तर निकल जाएगा, एक या हार्डली 2 लाइन में। पहले तो मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूं। ये पहला समीकरण हो गया और ये आ गया मेरा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आप अगर एक चीज देखोगे, दोनों में जो गुणांक है, कोफिशिएंट है,
वेरिएबल्स के x और y के वो लगभग सेम है। जैसे यहाँ x का जो है यहाँ y का, यहाँ y का जो है यहाँ x का। तो अब अगर मैं यदि घटा दूं ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो नीचे वाले में ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। 217 में से 131 घटाना है तो 7 में से 1 गया 6, इधर 11 में से 3 गया मतलब 8, तो यहां पर 86x हो जाएगा। इसमें से भी इसको घटाएंगे तो 86 ही मिलेगा, बस ऋणात्मक के साथ, -86y हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 गया मतलब कि 6, एक हासिल गया था मतलब 10 में से 2 गया मतलब कि 8, तो 86 कॉमन निकलेगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 86, तो x माइनस वाई का मान 86/86, 86/86, मतलब ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये समझ में आ गया? चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जिनको आपको पूरा नहीं हल करना है, आपको x और y के मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ट्रिक लगा के इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखिए। यहां इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता देता हूं। हार्मोनिक मीन का मतलब होता है हरात्मक माध्य। तो हरात्मक श्रेणी के जो पद हैं उनका जो माध्य होता है, जैसे मान के चलो a और b ये कोई दो हरात्मक श्रेणी के पद है, तो इनका जो हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य होगा ये हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b। इसे इसका हम हरात्मक मीन, हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा? तो जो मूल होते हैं किसी भी द्विघातीय समीकरण के, उसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब अल्फा और बीटा का जो हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वाला सूत्र लगा दो। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग, ठीक है। तो उसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है c/a। तो ये दोनों के मानों को यहां पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा c/a, और बटे में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। दोनों से a और a कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2c अपॉन -b, या हम लिख सकते हैं -2c अपॉन b। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब आते हैं आज की क्लास के चौथे प्रश्न की तरफ। तो क्या लिखा है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए। यदि इस समीकरण का, ये देखो एक त्रिघातीय 3 घात वाला समीकरण है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक इक्वेशन बोलना चाहिए। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं, जो मूल है वो 4 और -4 है। तो इस समीकरण का तीसरा मूल क्या होगा ज्ञात करना है। इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे सही और सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, तो अगर मान के चलो ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब 3 घात वाले समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर इसके 3 जीरोस मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे, जिसको हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब एक इसमें फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो जो जीरोस है उनका जो सम होता है वो -b/a के बराबर होता है। अब यहां पर इसके 2 मूल या 2 रूट्स दिए हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया है। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -4 है, गामा का मान हमें नहीं पता, और ये -b/a के बराबर होगा। तो b का मान देखो, b जो होता है x² का गुणांक हो जाएगा, मतलब कि -5/a मतलब x की घात 3 का गुणांक हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो +4 -4 कट जाएगा, तो गामा का मान कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो तीसरा रूट है वो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्या ये समझ में आ गया? चेक करते चलिएगा, और जिनका जिनका बन गया चैट में आंसर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरह की परीक्षाओं में, और जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा एक प्रश्न तो निश्चित तौर पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान दिया है 11। अब मैं आपको यह बता दूं, x माइनस 1/x अगर इसका पूरे का वर्ग करता हूं तो यहां कुछ नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो -2 हो जाएगा क्योंकि a गुणा b तो 0 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहां पर x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग मुझे दिया हुआ है 11, तो इस पूरे की जगह पे 11 डाल दिया, तो 11 माइनस 2, और 11 में से ये पूरे की जगह 11 डाला, समझ में है ना, ये पूरे का मान 11 दिया है और ये 11 डाला -2, 11 माइनस 2 कितना हो गया 9, तो x माइनस 1/x इस पूरे का वर्ग कितना आ गया 9। इसका मतलब x माइनस 1/x का मान 9 का वर्गमूल मतलब कि कितना आ जाएगा 3। तो ये मुझे x माइनस 1/x मिला, लेकिन मुझे क्या निकालना है, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। तो मैं आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताता हूं, a माइनस बी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पहले बताता हूं। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे, मतलब थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके, जैसे अगर इस पूरे को इधर पे भेज दूं तो ये सूत्र, ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस बी पूरे की घात 3 माइनस का ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया a माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 का। अब यदि यहां मैं a का मान x रखूं और b का मान यदि 1/x रखूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, ये हो जाएगा x माइनस 1/x पूरे की घात 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/x। समझ में आ गया। अब यहां ये x और ये x कट जाएगा और यहां x माइनस 1/x का मान 3 दिया है, तो 3 की घात 3 हो गया प्लस 3 गुणा इसकी भी घात, इसका मान हो गया 3, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 तिया 27 और प्लस 9, 27 और 9 कितना हो गया 36। इसका मतलब x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान कितना आ जाएगा 36। तो जब आप इस तरह के कई प्रश्नों को हल कर लोगे तब आप अपने आप ही इसके कई शॉर्टकट्स बना सकते हो, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब हार्डली वो 30 सेकंड में आप इसका हल निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न आप यहां सामने देख पा रहे हो, इस तरह के प्रश्न अभी छत्तीसगढ़ की कई सारी भर्ती परीक्षाओं में देखे गए हैं, गणित पे स्पेशली, जिसमें आपको बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए रहते हैं, गणितीय एक कथन दिए रहते हैं और आपको पहचानना होता है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, तो जो कि काफी समय ले लेता है। तो चलिए देखते हैं, ये इस प्रश्न में ये पूरा इंग्लिश में है, आगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, फिलहाल मैं इसी से समझा देता हूं। द थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इसका तीसरा मूल क्या होगा, यदि ये दिया गया है कि पहले दो मूल 4 और -4 है तो उसका तीसरा मूल क्या होगा। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने इस प्रश्न को सिंगल बनाया था, अकेले रूप में बनाया था, तो हमारा तीसरा मूल कितना आया था 5 आया था। सिंपल तरीका हमने लगाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या लगाया था -b/a, तो -b/a मतलब कि 5, अल्फा का मान 4 था, बीटा का मान -4 था और इस तरीके से गामा मतलब कि तीसरा मूल मिल गया था। फिर तो मतलब पहला वाला कथन तो सत्य है। फिर देखो अब पहला सत्य कहां कहां पर बोल रहा है, तो भाई चारों में पहला सत्य बोल रहा है, तो अगर आप इसे नहीं भी चेक करते तो भी चल जाता, आपको जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये ट्रिक आपको समझना है कि आपको हर कथन की सत्यता चेक नहीं करनी है, जैसे जो कथन सही है ये सब में आ रहा है तो क्यों ही चेक करके उसमें समय लगाना। दूसरा कथन सत्य है कि नहीं, तो उसके पहले देख लेते हैं दूसरा सत्य कौन कौन से में बोल रहा है, ए में, बी में और डी में, मतलब
चेक करना पड़ेगा दूसरा। तो दूसरा वाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था, याद होगा आपको, ये इसको सॉल्व करके हमने देखा था, तो ये सही आया था, मतलब दूसरा कथन सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पर गलत हो गया, तो उसको अपन तुरंत काट देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो, पहला दूसरा दोनों सही, अब तीसरा या चौथा ये डिसाइडर होगा, तीसरा या चौथा ये डिसाइडर होगा, है ना। तो या तो दोनों गलत हो सकते हैं, या तीसरा सही, या तो दोनों सही। तो एक काम करते हैं, तीसरे कथन को देखते हैं। तीसरे कथन में बोल रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज नो सॉल्यूशन। तो यदि ऐसे आपको कोई रैखिक युग्म के समीकरण दिए गए हैं, दो रैखिक युग्म के समीकरण है, एक तो y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 दरअसल और कुछ नहीं, x एक्सिस को कहा जाता है, यही है y इक्वल टू 0। ये जो आप देख रहे हो ना x अक्ष, इसे ही y इक्वल टू 0 कहा जाता है। जो भी लाइन ऐसी हो, जो भी समीकरण ऐसा हो जिसमें केवल एक ही वेरिएबल दिया हो, तो उसका मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या वर्टिकल। यदि सिर्फ y वाला है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है y इक्वल टू -7, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, लेकिन y अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, जहां पर इसका मान -7 है। तो ये दो रेखाएं जो बनी है, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? कभी नहीं करेंगी। और अगर कभी नहीं करेंगे तो इनके कोई हल नहीं होंगे। तो इसमें बोल रहा है इनके कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो हां, ये कथन सत्य है। जो रेखाएं समानांतर होती हैं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब उनके कोई हल नहीं निकलते। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो ये बोल रहा है, आखिरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि x इक्वल टू ए वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, वो कैसे बनेगी? ये वर्टिकल लाइन होती है। x इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन, y इक्वल टू बी कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये y इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये ग्राफिकली क्या पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती? नहीं। ये किस तरह की रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो चौथा कथन जो है वो असत्य हो गया। तो पहले तीन सत्य है, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक करते चलिएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। यहां आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हर कथन की सत्यता चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आप पहले ऑप्शन देखिए, जैसे हमने देखा भाई ऑप्शन ए को चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस में लानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी रेखाओं पे आधारित प्रश्न है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये समीकरण, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये दो इक्वेशंस है, इनका कोई हल नहीं होगा के किस मान के लिए। तो देखो, कोई भी दो रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 का मान बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और वो बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो a1 मतलब कि 2 बटे a2 मतलब कि 6, तो 2 बटे 6 का मान बराबर होना चाहिए किसके? -k बटे -12 के, -k बटे -12 के। और ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 7 बटे 15 के। ये बराबर नहीं होना चाहिए 7 बटे 15 के। ठीक है, तो अब देखो इसको हल कर लो। जैसे ये माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1 बटे 3 बराबर k बटे 12। 12 को यहां गुणा कर देते हैं, तो 12 बटे 3 बराबर k, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब k का मान कितना हो गया? 4। तो k का मान 4 होना चाहिए। k का मान 4 रखने पे ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो उसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो यहां ये चीज बता देता हूं, देख लो, कभी भी यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो उस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेगी। उनका ग्राफिकल फॉर्म जो है, आलेखी रूप इंटरसेप्टिंग लाइंस का होगा। और कितने हल होंगे? एक हल होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कभी ऐसा मिल जाए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, अगर तीनों बराबर हो गए तो रेखाएं संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो कितने कॉमन पॉइंट्स? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं, तो कितने हल?
कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो तीन ही तरह की स्थिति होती है। एक प्रश्न तो निश्चित तौर पे इस टॉपिक से आने की पूरी संभावनाएं रखता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आधारित एक प्रश्न है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। यहां पर बोल रहा है कि भाई a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। इसके जो रूट्स है, इसके जो मूल है वो बराबर है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघातीय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके रूट्स या जो मूल है उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो डिस्क्रिमिनेंट डी तय करता है। यदि डी का मान 0 होता है, डी कैसे निकलता है, अच्छा डी निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यदि डी का मान ऋणात्मक आया, लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट्स, ऐसा होगा। और यदि डी का मान पॉजिटिव आया मतलब 0 से बड़ा आया तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल ऐसे रूट्स होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं, रूट्स इक्वल है, मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब डी का मान 0 होना चाहिए, डी का मान 0 होना चाहिए। अब डी कैसे निकलेगा, तो बी स्क्वायर, तो बी मतलब एक्स का गुणांक, तो मतलब सी माइनस ए पूरे का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 ये हो गया ए, ये हो गया सी, बी माइनस सी बराबर 0। तो ये इस तरीके का समीकरण बोला। तो बोल रहा है ऐसी स्थिति में ए बी सी किस प्रकार के होंगे, क्या वो समानांतर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, धनात्मक श्रेणी में होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको पूरा सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, आप सिंपल ट्रिक लगाओ। आप ए बी सी के कोई ऐसे मानों को ले लो जो कि समानांतर श्रेणी में आ रहे हो, जैसे कि 2, 4 और 6 ये समानांतर श्रेणी में है, लेकिन ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है और हरात्मक श्रेणी में नहीं है। हमें पता है दोनों की कंडीशन क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि ए, बी और सी के इन मानों को रखने पे क्या शून्य मिलता है या नहीं। तो जैसे सी का मान अगर मैं रखता हूं 6, तो 6 माइनस 2 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुणा ए माइनस बी, ए का मान 2, बी का मान 4, तो 2 माइनस 4 बी माइनस सी मतलब 4 माइनस 6 ऐसे ही आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया मतलब 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 4 गुणा ये कितना हो जाएगा माइनस 2 गुणा माइनस 2 मतलब कितना गया 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 मतलब कि 0, मतलब कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में, खत्म बात। पहले ऑप्शन से ही वो क्लियर हो गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आपको लगाना है जिससे कि आप सही उत्तर तक कम समय में पहुंच पाए। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये नहीं होता तो फिर हम अगले ऑप्शन पे जाते, हम ए बी सी के जीपी वाली वैल्यूज कंसीडर करके चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण पे एक और प्रश्न। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको 1/α² प्लस 1/β² का मान निकालना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के दो तरीके संभावित हैं। पहला तो ये कि इसको हल करके x का मान निकालो, x के जो दो मान मिलेंगे उनको यहां रख दो, आपका उत्तर हो गया। वो तरीका कई बार वो आसान पड़ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना x के आपको वास्तविक मान मिल जाए, कई बार ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो दूसरा तरीका होता है एलसीएम लो, इस तरीके से α² β², यहां पर β² प्लस α², फिर इसका फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? α² प्लस β² क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और बटे में क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये वाले प्रश्न में ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आराम से टूट जाएगा। जैसे कि देखो किसमें तोड़ बीच वाले पद को, मिडिल टर्म को किसमें तोड़ना है? तो 2 सत्ते कितना हुआ? 14, मतलब कि -2x² माइनस 7x प्लस 2x, इसमें टूट जाएगा। और फिर उसके इसको फैक्टराइज करके गुणनखंड के रूप में अभिव्यक्त करके x के दो मान निकाल लो। तो पहले में से x कॉमन निकला तो 2x माइनस 7 आ गया, दूसरे में से 1 निकला तो 2x माइनस 7 आ गया, और फिर उसके दो फैक्टर बना x प्लस 1 का, 2x माइनस 7 का,
यहां से आपको x के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा -1, दूसरा मिलेगा 7/2। तो अल्फा का मान -1 हो गया, बीटा का मान 7/2 हो गया। अब ऐसा करके हल करना ज्यादा आसान हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नहीं तो फिर ये वाला तरीका जो मैं आपको बता रहा था, फिर अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, c/a। इन दोनों के मान को निकाल के, तो दोनों प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा प्रश्न कैसा है। फिलहाल अपन अल्फा बीटा निकाल के रखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो 1/α², अल्फा मतलब -1 का वर्ग, प्लस 1/β², बीटा मतलब 7/2 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/49/4 ऐसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/49 हो गया। इसको आगे हल करना है तो एलसीएम आ गया 49, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 4 मतलब कि 53/49। इसका सही उत्तर होगा जो कि है ऑप्शन बी। तो हर बार एक तरीका नहीं, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए यदि आपको कम समय में हल करना है तो ये क्लियर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एकदम सिंपल। यदि आप आज का इस वीडियो को देख रहे हो शुरुआत से तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। ये पहला रेखा का समीकरण है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है, इसके अनंत हल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, अनंत हल है। तो बताना है कि कौन सी कंडीशन होगी। अब यहां क्या चीज बदल दिया है, जनरली हम a1 x का गुणांक को लेते हैं, b1 y का लेते हैं, c1 कांस्टेंट को लेते हैं, लेकिन इसने सारे गुणांकों को बदल दिया। गुणांकों को बदल दिया तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको समझना है यहां पर क्या समझना है कि भाई देखो, हमें x के गुणांकों का अनुपात मतलब कि b1/c2, y के गुणांकों का अनुपात मतलब c1/a2, और कांस्टेंट टर्म का अनुपात मतलब कि a1/b2 ये बराबर होना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है, तो देखो b1/c2, c1/a2, a1/b2 ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर हुआ। ये 10वां प्रश्न था और अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न आज की क्लास में लिए हैं, हर एक प्रश्न किसी ना किसी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा में पूछा गया है। या तो वो हरियाणा का होगा या यूपी का होगा या मध्य प्रदेश का होगा या राजस्थान का होगा। तो जैसे ये प्रश्न हरियाणा में टीजीटी मतलब वर्ग 2 शिक्षक की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न जो आप सामने देख रहे हो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने कंडीशन देखी कि x के गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए y के गुणांकों के अनुपात के, मतलब कि 5/p + 8q, ये बराबर होना चाहिए कांस्टेंट टर्म के रेशियो के, मतलब कि 2/2q - p + 1। यदि ये तीनों बराबर होगा p और q के जिन मानों के लिए, तो उस स्थिति में उसे हम उसके अनेक हल कहेंगे। समझ में आया? तो फिर वही चीज, आप ऐसा मत करो कि पूरे को हल करने लग जाओ, आप सीधे सीधे ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए में बोल रहा है p का मान -1, q का मान 2, रख के देख लो। यदि 4/p की जगह -1 डालूंगा तो मतलब -2, और q की जगह 7 डालूंगा तो 7 दूनी 14, मतलब कि 4/12 जो कि 1/3 हो जाएगा। यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 5/p का मान हो गया -1, q का मान हो गया 2, 8 दूनी कितना हो गया 16, मतलब कि 5/15 जो कि आ जाएगा 1/3, ये भी हो गया। यहां पर डालूंगा तो 2/2q, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, -p तो -(-1 + 1), तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, नहीं मैं उल्टा रख दिया ना, हाँ ये q की जगह पे 2 रखना है। हाँ, तो 2 दूनी 4, -(-1 + 1), -(-1). तो 2/2 कितना, 4 + 2 6, तो मतलब 2 × 2 2 × 6, तो कितना आ गया 1/3। तो साफ तौर पे पहले ही ऑप्शन में हमको मिल गया कि भाई P और Q के इन मानों के लिए तीनों के अनुपात एक बराबर आ रहे हैं। तो इस
वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि अनंत हल मिलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो हर बार हमें प्रश्नों को हल नहीं करना है, कई बार हमें ऑप्शन से भी वैल्यू पुट करके चेक करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। तो क्या लिखा है इस प्रश्न में? यहां लिखा है, मान लीजिए ये एक द्विघातीय बहुपद है, ये इस प्रकार से एक द्विघातीय बहुपद है, यदि इसके शून्यकों का योगफल उनके शून्यकों के गुणनफल का 1/4 है। शून्यकों के योगफल या मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का 1/4 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बाय 4 ऐसा है। तो अब आपको बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए, तो सी बटे 4a ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर से a और a कट जाएगा, मतलब कि माइनस बी इज इक्वल टू सी बाय 4, या फिर 4 को भी इधर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? -4b बराबर c, ऐसे ही होगा। अब यहां पर इन सब के मानों को रख दो, तो -4, b का मान कितना है? तो b का मान ये पूरा, तो माइनस इधर पे आ जाएगा k+2, समझ में आ गया, बराबर c, तो c का मान ये वाला हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 2k+1। तो जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k+8 हो जाएगा, बराबर 2k+1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये k इधर गया, 8 इधर गया, तो 4k में से 2k गया तो 2k -7 हो जाएगा। तो k का मान यहां पर कितना आ जाएगा? -7/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो कुल मिला के आपने जितने भी प्रश्न आज देखे, आज की इस क्लास में देखे, ये सारे के सारे बीज गणित पे आधारित या अलजेब्रा पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती है इस तरह के प्रश्न आने की, क्योंकि सभी के सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपने देखा, या तो वो दूसरी किसी अदर राज्य की, दूसरे राज्य की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को ध्यान होगा जो हमने देखा अभी हाल ही की छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, ऐसे वाले प्रश्न काफी पूछे गए जिनको भी हमने कवर अप किया। तो यदि आप इस तरह के और प्रश्नों को हल करना चाहते हैं हमारे साथ में, और टेस्ट देके खुद का सेल्फ एवेल्युएशन चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये अभ्यास बैच या फिर जो पूरी बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी बैच में भी हमने कई टॉपिक्स कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो चल रहा है। इसके अलावा अभ्यास बैच में हम सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो जिनको भी ये बैच ज्वाइन करनी है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है जिसमें अच्छे से तैयारी की जा सकती है। चलिए फिर आज यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।